सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है ना लास्ट तक? सो कल हम लोगों ने जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोगों को डिस्कस करना है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सैलिएंट फीचर डिस्कस करेंगे, प्रियम्बल एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले दो तीन और टर्म डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, संविधान, है ना। और संविधान के साथ साथ ही संविधानवाद, जो लास्ट में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ ही उसी का एक कंपोनेंट है प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ। दे आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेकिन वो आगे आपका डिटेल में रिपीट होते हैं। एक रूल ऑफ लॉ है जो ऐसा डायरेक्ट नहीं आता है, तो उसे हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें तो आपके ग्रुप में बाद में नोट्स में, लेकिन कुछ चीज़ें साथ साथ लिखना भी जरूरी है। तो ये जो छोटे वाले टॉपिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, उन्हें हम साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। और जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रेम्बल, वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यस। कानूनों का दस्तावेज। कानून तो आपके बनते बिगड़ते रहते हैं, वो तो पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती हैं, है ना। तो ऐसा उन्हें कानूनों का दस्तावेज, लेकिन आप उसे सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जरूर कह सकते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक नाम ये आपके कानून के आधार पर दे सकते हैं कि दे रेफर टू सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वो सर्वोच्च विधि है, इसमें जो सर्वोच्च विधान है उसे आप कह सकते हैं सर्वोच्च विधि, उसे आप संविधान कह सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए, संविधान जो है कुछ ऐसे प्रावधानों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोविजन विच आर यूज टू गवर्न एंड एडमिनिस्टर अ कंट्री। इट मीन्स, तो जब हम बात करेंगे तो किसी भी देश में बहुत सी संस्थाएं होती हैं, है ना। इट मीन जैसे अगर आपके देखें तो सरकार के 3 अंग तो ही हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इट मीन जो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर है, विधायिका, इसका क्या काम है? लॉ मेकिंग, है ना। तो कानून बनाना, मेकिंग लॉ। उसी के साथ साथ आप देखेंगे लेजिस्लेचर के साथ साथ क्या आ जाती है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। जो एग्जीक्यूटिव है उसका क्या आ जाएगा? एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, तो कानून को लागू करना, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। और साथ साथ तीसरा अंक कौन सा है? जुडिशरी, न्यायपालिका। तो जुडिशरी का क्या वर्क हो जाता है? टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड टू प्रोवाइड जस्टिस एंड टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इट मीन्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करना, और जस्टिस डिलीवर करना, दैट इज इंसाफ देना, टू प्रोवाइड जस्टिस। इसके अतिरिक्त अन्य भी तो बहुत सी संस्थाएं हैं। कौन कौन सी संस्थाएं? लाइक इलेक्शन कमीशन, जिसका काम क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट।
फिर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनका काम क्या है कि गुणवत्ता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा लोक सेवकों का चयन करना, है ना। इट मीन टू select bureaucrats on the basis of merit through an transparent, impartial and open competition, खुली प्रतियोगिता के द्वारा, ठीक है। तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है ना, जिसका काम क्या है ऑडिट करना। तो इट मीन जो बहुत सी संस्थाएं हैं ये सब भी क्या है सरकार के ही अंग हैं, है ना। तो इनकी शक्तियां कहाँ से मिलेंगी, इनके कार्य क्या होंगे, इनके फंक्शंस क्या होंगे। इट मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट मेक्स प्रोविजन फॉर setting different organization which are necessary for running of the administration of a country. It define their power, functions, duties and their interrelationship. तो सरकार के इन तीन मुख्य अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त जो अन्य संस्थाएं हैं, है ना, तो उनके बारे में उनके अधिकार प्लस साथ ही आम नागरिकों के मौलिक अधिकार होंगे। तो इन संस्थाओं के आपस में अंतर संबंध क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, राइट, उनकी शक्तियां क्या होंगी, ये सब किससे डिसाइड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑल द एजेंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी संस्थाओं की शक्तियों का बंटवारा भी करता है, राइट। और अगर फेडरल कंट्री है जस्ट लाइक इंडिया, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक इस तरह की सरकारें होंगी, तो उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए। इट मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो जो तीन लिस्ट आप देखते हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो कहाँ पे दी गई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब इनके अधिकार क्या होंगे, जो विभिन्न राज्य उनका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उनके राज्यों के केंद्र के साथ संबंध क्या होंगे, है ना, जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मेंबर, उनका चुनाव कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए योग्यता क्या होगी, ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड हो रही हैं, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। तो ये केवल एक लाइन में आप नहीं कह सकते कि नियमों प्रावधानों का समूह है जो किसी देश का शासन चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन including executive, legislature and judiciary. It provide their duties, their functions, their power, their interrelationship. वो सब किससे डिसाइड होंगे, संविधान से डिसाइड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आएगा, इट मीन्स एक तो जो आपकी पुस्तकाकार रचना है, बुक स्ट्रक्चर है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, है ना, जिसमें 22 पार्ट्स हैं, जिसमें 12 शेड्यूल्स हैं। तो क्या उतना ही आपका संविधान है या उससे अतिरिक्त भी है। तो बहुत सारी चीज़ें संविधान में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें कन्वेंशन पे छोड़ दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन एज वेल एज अनरिटन। संविधान तो लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, आपके भारत के संदर्भ में ही तो नहीं देखेंगे, राइट। तो इंग्लैंड का संविधान अगर हम देखें तो वो कैसा है, अलिखित है, अनरिटन है, राइट। जबकि भारत का संविधान लिखित है। पहला लिखित संविधान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, भारत हो, बहुत सारे संविधान आए जो लिखित संविधान थे। तो दोनों ही तरीके के संविधान हो सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल भी होता है और यूनिटरी भी होता है, इट मीन संघीय भी होता है और एकात्मक भी होता है, राइट। तो अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे। क्या क्या अंतर होंगे, राइट। तो फेडरल के लिए क्या होगा, सबसे पहले जरूरी कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हो, राइट। एक लिखित संविधान हो, संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है। तो इंग्लैंड इज ए यूनिटी गवर्नमेंट, उसके लिए जरूरी नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन एक फेडरल कंट्री है जहां पर आपको इन विभिन्न स्तर के बीच शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी। जैसे इंग्लैंड में क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ना, विधायिका की संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता, जो संसद कह दे वही कानून बन जाता है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हो, राइट। तो इट मीन्स क्या होगा कि एक लिखित संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जो ऑन वन हैंड इट विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान की सुरक्षा करेगी,
On the other hand, it will also work as a guardian of fundamental rights of the citizens of the country. तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गार्जियन संरक्षक के रूप में भी वो कार्य करेगी, राइट। तो उसके क्या हो जाएंगे, ड्यूअल फंक्शन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि जो अपर हाउस होता है सीनेट, उसमें हर राज्य के सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। तो लाइक एज अमेरिका, इट हैज़ 50 स्टेट्स एंड एवरी स्टेट हैड 2 रिप्रेजेंटेटिव इन देयर अपर हाउस विच इज कॉल्ड सीनेट। तो उनके यहाँ सीनेट में सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जो रेसिडुअरी पावर होती है वो स्टेट के पास होती हैं, डुअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है, और जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषयों पर स्टेट लिस्ट के स्टेट पर लॉ नहीं बना सकती। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट स्टेट के पास होते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके बाद जनरली डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे लिमिटेड सब्जेक्ट ही होते हैं। दूसरी तरफ एकात्मक सरकार होती है, जहाँ पर एक ही स्तर की सरकार होती है। इनमें अगर कोई दूसरी सरकार होगी तो उनके बीच डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ। इट मीन्स हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को जो पावर दी जाएगी वो आफ्टर ऑल अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की रहेगी, वो अपनी कुछ शक्तियों को डेलीगेट कर देती है। इट मीन्स कोई शक्तियों का, विषयों का बंटवारा नहीं होता है, एक सिंगल गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखित और अलिखित दोनों तरीके का हो सकता है, और वो फेडरल एंड यूनिटरी, संघीय और एकात्मक दोनों तरीके का हो सकता है, करेक्ट। तो संविधान में हम लोग देख रहे थे कि केवल संविधान में जो आपके 395 आर्टिकल्स या 22 पार्ट्स या 12 शेड्यूल्स तक सीमित नहीं है। इसमें जो डिफरेंट कन्वेंशंस है ना, पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं, तो जो कन्वेंशंस हैं कई बार लिखित नहीं होते, पर दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दे प्रोवाइड फ्लैश टू द ट्राई बोन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल। जो संविधान है उसके अनुच्छेद हैं, उनके लिए वो एक फ्लैश का काम करते हैं, और उनकी भी एक बड़ी भूमिका होती है संविधान को चलाने में। तो ऐसी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ना, जबकि कई चीज़ें हम लोगों ने कन्वेंशन पे छोड़ दिया है, और इंग्लैंड में तो कन्वेंशंस की एक बड़ी भूमिका है, राइट। तो कन्वेंशंस भी आ जाएंगे, प्लस पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, जो संविधान में संशोधन करती है, तो कहाँ होते हैं, संविधान में ही तो होते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो किस चीज़ से डील करता है, जीएसटी, तो वो जुड़ गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया। आपने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, है ना, जो लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, है ना। इस जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो किसका हिस्सा बन गया, संविधान का ही तो हिस्सा बन गया। तो इट मीन्स पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में जो विभिन्न संशोधन किए जाते हैं वो भी किसका हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, राइट। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करने से जुड़े हुए हैं, तो संविधान को परिभाषित करते हैं, उससे जो जुड़े इम्पोर्टेंट मैटर हैं वो भी क्या होंगे, संविधान का ही हिस्सा होंगे, राइट। तो इट मीन्स वो केवल रिटर्न 395 आर्टिकल तक सीमित नहीं है। जो कन्वेंशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, राइट। और कई बार आप देखते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, देयर आर ओनली 2800 वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द प्रोसेस टू अमेंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी रिजिड। तो बहुत ही कठोर संविधान है, इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो इसलिए बेसिकली वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है वही टाइम टू टाइम उसे डिफाइन करता है बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, है ना, और उसे जो नए उसकी विवेचना देता है उसे हम उसका संविधान का हिस्सा मान लेते हैं। तो जो जुडिशरी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन is a source of power for all the agencies along with judiciary, executive, legislature. It means it also provide power to the election commission, to the comptroller and auditor general of India, and to the union public service commission, state public service commission and other such agencies. जो भी आपकी हैं उन सबको शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं, केंद्र सरकार से मिल रही हैं। इट मीन्स की जो शक्तियाँ क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, इट मीन्स देयर फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, आपस में वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इट मीन्स जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच क्या रिलेशन होगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन होगा।
जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट दो तरीके की हो जाती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने कौन सी अपनाई है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है दैट यूज टू बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना। तो जो हमारे मंत्रिमंडल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य होते हैं वो हमारी संसद के भी सदस्य होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, है ना। और अगर किसी बाहरी व्यक्ति को आपने मिनिस्टर बना दिया तो विद इन 6 मंथ ही नीड टू टेक द मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उसे विधायिका के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अगर नहीं ले पाया तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इट मीन्स इन आवर कंट्री एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट, चेक एंड बैलेंसेस है। तो वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, एक्सपर्टीज के आधार पर लिया जाता है, प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, और अमेरिका में डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, वहाँ भी इनडायरेक्ट होता है, दो लेवल में होता है। पहले डेलीगेट चुने जाते हैं और वो डेलीगेट प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, राइट। तो दो चरण में होता है, जनता प्रेसिडेंट को नहीं डेलीगेट्स को चूज करती है और डेलीगेट्स प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो इट मीन्स अमेरिका में भी जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट ही होता है, राइट, लेकिन वो एक सेपरेट चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है, भले इनडायरेक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके बीच के जो इंटर रिलेशन हैं दैट इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी तो डिफाइन करता है। तो जो डिफरेंट एजेंसीज हैं सरकार के, है ना, उनके साथ आपके कैसे संबंध होंगे, है ना। कोर्ट से लेकर के आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विधायिका के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कार्यपालिका से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, इलेक्शन कमीशन से, यूपीएससी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे संबंध, इट मीन्स इन संस्थाओं के देश के नागरिकों से क्या संबंध होंगे, उनके प्रति क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होंगे, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो सारी चीजें आती हैं संविधान के अंतर्गत। तो लिख लेते हैं हम लोग इसे थोड़ा सा और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, है ना, जैसे आप कहते हैं सर्वोच्च विधान, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो लिखिएगा और ये जो यूपीएससी प्री का रिजल्ट है उसमें आप में से किसी लोगों का हुआ है? नहीं, ठीक, अभी आप लोग नहीं दे रहे हैं, आपकी तो एज भी बहुत कम है। तो कुछ लोग नहीं आए हैं, तो ये लोग क्या यूपीएससी मेंस की तैयारी करने चले गए? राइट, चलिए देखते हैं। तो अभी जो हर एग्ज़ाम में गर्ल्स का नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका एक कारण भी यही है कि गर्ल्स की अटेंडेंस क्लास में कंसिस्टेंट रहती है ना। बॉयज़ में वोलेटाइल रहती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, टाइम चेंज हो जाए, बारिश हो जाए, है ना, तेज़ धूप हो जाए, तो वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, उनकी संख्या में गर्ल्स की तुलना में तेज़ी से कमी आती है। और वही हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 टॉप 7 में 6 गर्ल्स हैं और 1 लड़का है, राइट, दैट इज द चेंज। तो लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन refers to supreme law of the land. Constitution refers to supreme law of the land. संविधान को किसी भी देश का सर्वोच्च विधान कहा जाता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधान होता है। It is a set of rules and provisions. It is a set of rules and provisions framed to govern a country. Framed to govern a country. ये कुछ ऐसे प्रावधानों और नियमों का समूह है, ये कुछ ऐसे प्रावधानों और नियमों का समूह है
जिनका उपयोग किसी देश के शासन के संचालन के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग किसी देश के शासन के संचालन के लिए किया जाता है। Set of rules and provisions framed to govern a country. Right? Now change the para and further write. Constitution of a country. Constitution of a country makes provision to establish organs of government and administration, organs of government and administration, describe their structure, powers, functions, interrelationship of these organs, and regulate their relationship with people, and regulate their relationship with people. किसी देश का संविधान उसके विभिन्न अंगों और संस्थाओं की स्थापना, उनकी संरचना, उनकी शक्तियां, कार्य और अंतर संबंधों से संबंधित प्रावधानों का समूह होता है, और अंतर संबंधों से संबंधित प्रावधानों का समूह होता है। और इन संस्थाओं के नागरिकों से संबंधों को भी नियंत्रित करता है, ये फिर नागरिकों को कौन सी सेवाएं देंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति, वो सारा दिया रहेगा। इलेक्शन कमीशन है तो नागरिकों के लिए एक सरकार का चुनाव करना है प्रत्यक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा। अगर लोकसेवा आयोग है तो उसके अलग फंक्शन है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। फर्दर राइट, इट इंस्क्राइब्स बेसिक नॉर्म्स and fundamental principles of a state. It inscribes basic norms and fundamental principles of a state. साथ ही संविधान संबंधित राज्य के आधारभूत मानकों
और मौलिक सिद्धांतों, आधारभूत मानकों और मौलिक सिद्धांतों को भी परिभाषित करता है, को भी परिभाषित करता है। चेंज द पैरा। जनरली a country's government, generally a country's government मानकों और आधारभूत सिद्धांतों को भी परिभाषित करता है। लिख लिया आपने? ठीक है, फर्दर लिखेगा। जनरली a country's government is divided into three institutional components, divided into three institutional components। सामान्यतः किसी देश की सरकार को, किसी देश की सरकार को तीन आधारभूत संस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तीन आधारभूत संस्थाओं, है ना, आप अंग भी कह सकते हैं, संस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पॉइंट पर लिखिएगा। फर्स्ट, लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए विधायिका, कानून बनाने के लिए विधायिका। सेकंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज, इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका, इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका। एंड थर्ड, जुडिशरी टू इंटरप्रेट लॉज, जुडिशरी टू इंटरप्रेट लॉज and to administer justice, and to administer justice। और इन कानूनों को परिभाषित करने के लिए, इन कानूनों को परिभाषित करने के लिए और न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका, इन कानूनों को परिभाषित करने के लिए और न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका। चेंज द पैरा। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ स्ट्रक्चर, डील्स विथ स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शंस, पावर, फंक्शंस, म्यूचुअल रिलेशनशिप, functions and mutual relationship of these organizations, of these organizations। संविधान इन संस्थाओं की संरचना, शक्तियों, कार्यों और इनके परस्पर संबंधों, कार्यों और इनके परस्पर संबंधों को परिभाषित करता है, इनके परस्पर संबंधों को परिभाषित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट्स टू द पीपल, guarantees rights to the people, create necessary organizations, create necessary organizations, and divide power among them, and divide power among them। संविधान नागरिकों को
को अधिकारों की गारंटी देता है, नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देता है, आवश्यक संस्थाओं की स्थापना करता है, आवश्यक संस्थाओं की स्थापना करता है और उनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है, उनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो कई ऐसे संगठन हैं जिन्हें टाइम टू टाइम इस्टेब्लिश करना पड़ता है, लाइक एज फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। हर 5वें वर्ष उसकी स्थापना की जाती है, एक नए आयोग का गठन किया जाता है। तो किसके प्रावधानों के आधार पर होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वही उसकी शक्तियों को निर्धारित करेगा, उसके क्या फंक्शन होंगे, क्या पावर है। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? Change the para and further write, Constitution is a source of and not an exercise of legislative powers, and not an exercise of legislative powers. संविधान विधायी शक्तियों का स्रोत होता है, संविधान विधायी शक्तियों का स्रोत होता है, न कि उनका क्रियान्वयन, न कि उनका क्रियान्वयन। Constitution may be federal or unitary in nature. Constitution may be federal or unitary in nature. संविधान अपनी प्रकृति में संघात्मक या एकात्मक हो सकता है, संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए,